नमस्कार दोस्तों, श्री श्याम ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कृत्रिम गर्भाधान, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। तो इससे पहले अपन दो कड़ी पहले लेंगे, क्योंकि अगर बीच में से किसी टॉपिक को लेते हैं तो समझ में नहीं आता। तो अपन पढ़ते हैं प्रजनन की पद्धतियाँ, यानी प्रजनन किस प्रकार से होता है पशुओं में। तो प्रजनन होने की क्रिया मैं पहले आपको छोटी सी कहानी के रूप में बताता हूँ, फिर बोर्ड पे अपन नोट्स लिखेंगे। प्रजनन की दो विधियां होती हैं दोस्तों, एक प्राकृतिक विधि होती है, एक कृत्रिम विधि होती है। प्राकृतिक विधि के अंदर तो क्या होता है कि नर पशु को मादा पशु के साथ ले जाकर क्रॉस करवाया जाता है या संभोग करवाया जाता है, या कामो इच्छा पूरी की जाती है। किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, अनेक मायने होते हैं, हर वर्ड का अलग अलग मतलब निकलता है, ये मैंने आपको बताया। और कृत्रिम गर्भाधान के अंदर क्या होता है कि नर पशु के वीर्य को एकत्रित करके किसी यंत्र के थ्रू मादा पशु के जनन अंगों में पहुंचाना ही क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान। तो अपन देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको, जैसे जैसे आएगा टॉपिक सारी चीजें क्लियर करते जाएंगे अपन साथ के साथ में। कृत्रिम गर्भाधान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया पहले प्राकृतिक को बारे में आपको समझा दिया है कि प्राकृतिक विधि एक तो होती है प्राकृतिक एक होती है कृत्रिम विधि। कृत्रिम गर्भाधान दो प्रकार से होता है। प्राकृतिक के अंदर तो क्या होता है, मैंने आपको समझाया था अभी कि प्राकृतिक के अंदर तो क्या होता है कि नर पशु को मादा पशु के साथ सहवास करवाया जाता है, सहवास या संभोग करवाया जाता है, संभोग करवाया जाता है। देखिए प्राकृतिक के अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया कि नर पशु जो होता है उसको क्या करते हैं, मादा पशु के पास ले जाते हैं और वहां क्या करवाते हैं, इनका सहवास या संभोग या क्रॉस करवाते हैं। अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसको क्या होता है, प्राकृतिक रूप से जहां भी नर पशु होता है मादा पशु को। अब ये कब होता है सर, ये कहोगे कि ये प्रजनन प्राकृतिक विधि जो है इसके अंतर्गत ये सब कब करते हैं, इसका भी एक उचित समय होता है। जब पशु हीट में होता है तभी संभोग करवाया जाता है, अन्यथा संभोग के लिए नर पशु कभी भी राजी नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अपन जबरदस्ती कभी भी इससे क्रॉस नहीं करवा सकते, संभोग नहीं करवा सकते। ये कब होगा सब, जब मादा पशु हीट में होगा या ताव में होगा, जब ही इसका क्या करवाया जाता है, संभोग। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, इसको समझ लीजिए आप एक बार, फिर अपन पढ़ेंगे कृत्रिम गर्भाधान के बारे में। अब देखिए कृत्रिम गर्भाधान में क्या होता है कि जो नर पशु होता है, नर पशु जो होता है उसके वीर्य को, किसको, वीर्य को किसी यंत्र या मैं बोलूं उपकरण की सहायता से मादा जनन अंगों तक पहुंचाया जाता है। क्या किया जाता है, मादा जनन अंगों तक पहुंचाया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। कृत्रिम गर्भाधान की डेफिनेशन समझ में आ गई। जो नर पशु होता है पहले उसका वीर्य कलेक्ट करते हैं, वीर्य को कलेक्ट करने के बाद में क्या होता है, किसी उपकरण के थ्रू यानी किसी प्रकार का कोई यंत्र लेते हैं, जैसे अपने सिरिंज ले ली, सिरिंज की पिचकारी से अपन उसको मादा पशु के कहाँ तक पहुंचाएंगे, जनन अंगों तक, यानी सर्विक्स जो होती है, ग्रीवा जिसको बोलते हैं अपन, वहां तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, इसमें उपकरण करते हैं। तो इस उपकरणों को कार्य किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, कृत्रिम गर्भाधान। तो ये अपना क्लियर हो गया
जो प्राकृतिक विधि थी वो क्लियर हो गई है, उसको समझा दिया। किसमें तो डायरेक्ट क्या करते हैं, पशु को आपस में मिलाया जाता है, दोनों पशुओं को आपस में मिलाया जाता है। मिलाने के बाद में जो होता है इनका बच्चा प्राप्त होता है, उसको तो अलग से पढ़ेंगे, अपन को अलग टॉपिक हो जाएगा, इसमें अपन को इतना ही पढ़ना है। बाकी अब आके देखो कृत्रिम की भी दो विधि होती है, कौन कौन सी विधि होती है वो अपन बताते हैं अभी। कृत्रिम गर्भाधान की दो विधि होती हैं। पहली विधि होती है रेक्टम वेजाइनल, रेक्टम वेजाइनल। दूसरी जो विधि होती है वो होती है वेजाइनल स्कैपुलम विधि, स्कैपुलम। ये दो विधि हो गई। सबसे उपयुक्त जो विधि मानी जाती है, कृत्रिम गर्भाधान की सबसे उपयुक्त विधि जो मानी जाती है वो होती है रेक्टम वेजाइनल। सबसे उपयुक्त विधि, सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, मानी जाती है। सबसे उपयुक्त विधि कृत्रिम गर्भाधान की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है, रेक्टम वेजाइनल विधि। वेजाइनल स्कैपुलम होता है, इसके अंदर क्या होता है पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूं कि जो वेजाइनल स्कैपुलम होता है इसके थ्रू कैसे है पशु को प्रजनन किया जाता है। पशु को प्रजनन करने के लिए वेजाइनल में क्या होता है, जो पशु का प्राइवेट पार्ट होते हैं, जैसे मैं बोलूँगा कि गुदा होता है एक, तो ऊपर जस्ट पूंछ के नीचे गुदा होता है, गुदा के नीचे वेजाइना होती है, तो वेजाइना में स्कैपुलम ये एक यंत्र का नाम है। इस यंत्र को उसमें लगाया जाता है वेजाइना के अंदर, और वहाँ लगा के सीमन को किसी चम्मच की सहायता से या किसी गन की सहायता से या बोले तो एआई गन की सहायता से वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है, और इसी तरीके से इसको किया जाता है। अब देखो रेक्टो वेजाइनल जो विधि है इसमें क्या होता है, इसके अंदर अपना जो बायां हाथ होता है उसको अपन रेक्टम में डालते हैं, गुदा में डालते हैं, गुदा के अंदर डालने के बाद में राइट जो हाथ होता है उसमें अपने गन होती है उसको वेजाइना से डालते हैं। जो बायां हाथ होता है उसको तो अपन रेक्टम में डालते हैं, और जो वेजाइना होती है उसमें दाएं हाथ से क्या डालते हैं, एआई गन डालते हैं, जो कृत्रिम गर्भाधान करने का यंत्र होता है उसको डालते हैं, और उसके द्वारा क्या करते हैं हम ग्रीवा के अंदर सीमन को पहुंचा देते हैं। तो ये हो गई अपनी दोनों विधियां कंप्लीट। अब इससे पहले अपन थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं उनको जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे आपके पशु परिचय में 2 क्वेश्चन फिक्स है। मैं श्योर कह दूंगा आपसे कि 2 क्वेश्चन फिक्स हैं इस टॉपिक से, और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 3-4 क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रजनन करने की सबसे उपयुक्त विधि होती है, कौन सी होती है, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान में सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है, रेक्टम वेजाइनल। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखनी है आपको कि प्राकृतिक रूप से जो प्रजनन करवाया जाता है उसमें नुकसान तो क्या है अपन को और फायदे क्या है, थोड़ा सा मोटा मोटा जान लेते हैं इसके बारे में। कि प्राकृतिक रूप से अपन 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष में 80 से 100 पशुओं को गर्भित कर सकते हैं, पशुओं का प्रजनन कर सकते हैं। और कृत्रिम गर्भाधान से क्या होता है कि दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान जो करते हैं अपन, एआई मैं बोलूँगा शॉर्ट में, एआई कृत्रिम गर्भाधान से हम 1 वर्ष में 1 वर्ष में लगभग 1000 से 2000 पशुओं को प्रजनन कर सकते हैं, पशुओं को प्रजनन कर सकते हैं। ये अंतर है। देखो दोस्तों, प्राकृतिक रूप से करेंगे तो ये नुकसान सीधा सीधा होता है कि एक बार में अगर कोई नर पशु जो होता है
एक पशु को गर्भित करेगा या एक पशु के साथ में प्रजनन करेगा, और उसी सीमन से हम जो एक बार में स्खलित होता है, उसी सीमन से हम एक बार में 8 से 10 पशुओं को गर्भित कर सकते हैं। अब वो सारी प्रक्रिया थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ेंगे अपन। अभी तो आपको इतना जानना है कि दोनों विधियों को अच्छे से पढ़ के कि दोनों में होता क्या क्या है। पहले तो रेक्टम वेजाइनल में तो क्या होता है कि रेक्टम में हाथ डालते हैं और वेजाइना से अपने यंत्र को डालते हैं और सीमन को पिचकारी की सहायता से छोड़ देते हैं, और जो वेजाइनल स्केपुलम होता है उसमें वेजाइना के थ्रू डायरेक्ट सीमन डाला जाता है। प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि दोनों अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आपने उतार ली हो तो मैं बाकी मैं जो बोल रहा हूं उससे भी नोट्स बना सकते हो आप आराम से। बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। 2 क्वेश्चन आपके फिक्स है पशु परिचर के अंदर इसके 2016 की। अब देखिए ये तो हुआ अपने एआई संबंधी सारी बातें कंप्लीट। अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि एआई के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी। अरे ऐसे समझो कि प्राकृतिक प्रजनन करवाना है अपन को, मान लो प्राकृतिक रूप से जैसे प्रकृति में होता आ रहा है उस तरीके से, तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी। मान लो मेरा पशु है मादा पशु, और वो ताव में आ रहा है, तो उसको जरूरत है क्रॉस करवाने की। तो पहले चीज किसकी जरूरत पड़ेगी, नर पशु की पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पड़ेगी बिल्कुल। तो नर पशु की जरूरत पड़ेगी, तो अपन को प्राकृतिक तो हो ही गया, अपन पढ़ रहे हैं कृत्रिम, तो कृत्रिम में क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी। अरे वीर्य की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले अपन को वीर्य नहीं होगा तो अपन कृत्रिम गर्भाधान करेंगे कैसे। तो सबसे पहले अपने पास वीर्य होना चाहिए। तो अपन पढ़ेंगे कि वीर्य का कलेक्शन, वीर्य का संग्रहण या कलेक्शन, संग्रहण करना। वीर्य का संग्रहण कैसे करते हैं ये चीज अपन को जाननी है अब, क्योंकि सबसे पहले उसी की जरूरत पड़ेगी अपन को, तो उसी के बारे में जानना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीर्य का संग्रहण करने के लिए हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता होगी, और वो उपकरण कौन कौन से हैं उसमें सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कौन कौन से उपकरण आएंगे। सबसे पहले आएगा अपने कृत्रिम योनि, जिसको बोलेंगे आर्टिफिशियल वेजाइना। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वेजाइना। कृत्रिम योनि की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, कृत्रिम योनि की क्या पड़ेगी, सबसे पहले जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं सही तरीके से। कृत्रिम योनि, अब ये क्या किसकी बनी होती है, ये आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस से कुछ ज्यादा डीप जाती है। तो आपको तो इतना ही पढ़ना है कि कृत्रिम योनि होती है। थोड़ा सा बता देता हूं मैं, इस रबड़ की बनी हुई होती है, इसके ऊपर एक कवर लगा हुआ होता है, उसके अंदर एक पानी भरा हुआ होता है, उस पानी का टेम्परेचर कितना होता है वो भी मैं बताऊंगा, इस वेजाइना का टेम्परेचर कितना होता है वो भी मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन उठेगा इस टॉपिक से। तो आपको एक एक चीज ध्यान रखना है इसमें। तो कृत्रिम गर्भाधान में योनि जो होती है इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा और किसकी जरूरत पड़ेगी, एक डम्मी काऊ, की भी जरूरत पड़ेगी, की भी आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, एक डम्मी काऊ की भी आवश्यकता होगी। डम्मी काऊ का मतलब समझ गए, नकली गाय या भैंस की भी जरूरत पड़ेगी, उसके थ्रू ही अपन कलेक्शन कर पाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि इसमें क्या होता है दोस्तों, कि जो सांड पशु होता है, नर पशु जो होता है, ये मादा मतलब भैंस का हो या गाय का हो या किसी भी पशु का हो, तो उसको क्या करते हैं हम, पागल बनाकर वीर्य कलेक्ट करते हैं, बेवकूफ बनाया जाता है उससे। किस तरीके से बनाते हैं बेवकूफ, जैसे मान लो एक उसके सामने नकली गाय रख देती है, जैसे नकली गाय का जो स्ट्रक्चर होता है वो बना के रख देते हैं, या नकली भैंस जो होती है उसको बना के रख देते हैं, और उसको क्या करते हैं, उस पर जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को बढ़ा करके उसके ऊपर चढ़वाया जाता है, किसको, पशु को। और फिर क्या करते हैं, पशु जैसे ही उसके ऊपर चढ़ेगा तो हम कृत्रिम योनि को उसके लगा के अपना सीमन कलेक्ट कर लेते हैं।
तो निम्न चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें कुछ पॉइंट हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। कृत्रिम योनि जो होती है उसका जो तापमान होता है वो कितना होता है? कृत्रिम योनि का तापमान ये होता है गाय भैंस में, दोनों में, गाय और भैंस, इसमें होता है 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तापमान होता है इसके वेजाइना का। ठीक है, और मैं बताऊं कि इसके पानी, जो कृत्रिम योनि के अंदर जो पानी भरा जाता है गर्म, उसका टेम्परेचर कृत्रिम योनि के अंदर पानी का तापमान वो होता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखो, ये जो कृत्रिम योनि होती है उसको हम जब भी सीमन कलेक्ट करते हैं उसमें क्या करते हैं, ये जो कृत्रिम योनि का जो कोण बनता है वो होता है कृत्रिम योनि को हम सीमन संग्रहण करते समय समय 45 डिग्री के कोण पर रखते हैं। कितने डिग्री कोण पर रखते हैं? 45 डिग्री कोण पर। ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कृत्रिम योनि का टेम्परेचर कितना होता है? 39 से 41, गाय और भैंस के अंदर, दोनों पशु आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके पानी जो भरा होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 45 डिग्री। और जो उसका कोण होता है, जैसे अपन सीमन कलेक्ट करेंगे, जैसे ही पशु नर पशु के पेनिस में लगाते हैं इसको, तो उसका एंगल जो होता है वो 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन को सीमन कलेक्ट करते समय ध्यान रखने हैं। मान लो सीमन कलेक्ट कर लिया, अब इसके बाद में क्या होगा? सीमन कलेक्ट कर लिया हमने, इसके बाद में क्या होगा? इस सीमन को हम लैब में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे दोस्तों? लैब में। लैब में ले जाकर क्या करते हैं? 2 टेस्ट होते हैं इसके, वो दोनों टेस्ट करते हैं साथ में। कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं। उसके बाद में सीमन को अपन उपयोग में ले सकते हैं। बिना टेस्ट के किसी भी सीमन को कार्य में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हो सकता है किसी प्रकार का जो नर पशु है जिससे हमने सीमन कलेक्ट किया है या जो वीर्य प्राप्त किया है उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो या कोई संक्रमण हो, तो दूसरे पशु को बीमारी होने का डर रहता है। तो देखिए, सीमन कलेक्ट करते समय कौन कौन से टेस्ट करते हैं लैब में ले जाने के समय? लैब में सीमन के 2 टेस्ट किए जाते हैं। 2 टेस्ट करते हैं। अब वो टेस्ट कौन कौन से हैं सर, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि वो नहीं जानोगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा ये क्या क्या टेस्ट करते हैं। एक तो होता है दोस्तों अपने BBC टेस्ट। BBC टेस्ट होता है। दूसरा होता है अपने MBC या MBR टेस्ट। MBR टेस्ट। अब देखो दोनों में क्या क्या होता है, इस चीज को जानना, इसको समझना। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि दोनों टेस्टों के तो नाम लिख लिए, पर इसमें टेस्ट करेंगे कैसे, उनको पता कैसे लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो BBC टेस्ट होता है इसमें तो हम क्या करते हैं, जो पशु का वीर्य होता है, वीर्य की शुद्धता व pH मान, pH की जांच करते हैं। क्या करते हैं? जांच करते हैं। ठीक है, हो गया साहब। BBC टेस्ट के अंदर तो क्या किया, वीर्य की शुद्धता व उसके pH का मान, pH की मान जांच हो जाएगी। उसके बाद में क्या होता है, जो MBR टेस्ट होता है,
इसके अंदर हम क्या करेंगे, वीर्य की गुणवत्ता, क्या गुणवत्ता व शुक्राणुओं की संख्या, शुक्राणुओं की संख्या की जांच करते हैं, लग गया पता। दोनों टेस्टों का पता कर लिया अपन ने कि वीर्य की शुद्धता और पीएच का जांच तो किस में करते हैं हम, बीबीसी टेस्ट के अंदर, और एमबीआर टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, वीर्य की गुणवत्ता व शुक्राणुओं की संख्या। मतलब इसमें अगर शुक्राणु कम है, जैसे समझो वीर्य में शुक्राणु की संख्या 40% से कम है, से कम वाले वीर्य को उपयोग नहीं लेते, वाले वीर्य को प्रजनन के उपयोग में नहीं लिया जाता है, प्रजनन के उपयोग में नहीं लिया जाता है। आपको ये चीज विशेषकर ध्यान रखनी है कि जो 40% अगर इसके अंदर शुक्राणु है तो इसको उपयोग में लेंगे, अगर 40% से कम है तो इसका वीर्य, जो नर पशु है इसका वीर्य कोई काम का नहीं है, इन्फेक्शन फैलाने का डर रहता है, इसमें इतना परसेंटेज तो होना ही होना चाहिए शुक्राणु के अंदर। गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, अच्छी प्रकार की गुणवत्ता जिससे जल्दी मान जाए, ये चीजें सारी होनी चाहिए इसके अंदर। अब देखो आगे, अब थोड़ा सा आगे, दोनों टेस्ट कंप्लीट हो गए, हम इसे कुछ देखकर भी पता लगा सकते हैं। जैसे इस वीर्य को कुछ देखकर भी पता लगाता है, जैसे इसका रंग आप मानो, जो सबसे अच्छा वीर्य जो होता है उसमें क्या होता है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला, अच्छी गुणवत्ता वाला वीर्य का रंग हल्का पीला व गाढ़ा होता है, ये चीज ध्यान रखना। जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला वीर्य होता है उसका रंग थोड़ा हल्का पीला, या अपने इसको कृमि भी बोलते हैं, क्रीम बोलते हैं ना, क्रीम के जैसा कृमि या पीला व गाढ़ा होता है। तो ये चीज समझ में आ गई कंप्लीट आपको। दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कभी भी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये अपन ने क्या कर लिया, वीर्य कलेक्शन कर लिया। अब क्या होता है, इसका भंडारण करेंगे भाई, कम है। जैसे समझो वीर्य में शुक्राणु की संख्या 40% से कम है, से कम वाले वीर्य को उपयोग नहीं लेते, वाले वीर्य को प्रजनन के उपयोग में नहीं लिया जाता है, प्रजनन के उपयोग में नहीं लिया जाता है। आपको ये चीज विशेषकर ध्यान रखनी है कि जो 40% अगर इसके अंदर शुक्राणु है तो इसको उपयोग में लेंगे, अगर 40% से कम है तो इसका वीर्य, जो नर पशु है इसका वीर्य कोई काम का नहीं है, इन्फेक्शन फैलाने का डर रहता है, इसमें इतना परसेंटेज तो होना ही होना चाहिए शुक्राणु के अंदर। गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, अच्छी प्रकार की गुणवत्ता जिससे जल्दी मान जाए, ये चीजें सारी होनी चाहिए इसके अंदर। अब देखो आगे, अब थोड़ा सा आगे, दोनों टेस्ट कंप्लीट हो गए, हम इसे कुछ देखकर भी पता लगा सकते हैं। जैसे इस वीर्य को कुछ देखकर भी पता लगाता है, जैसे इसका रंग आप मानो, जो सबसे अच्छा वीर्य जो होता है उसमें क्या होता है, सबसे अच्छा
सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला, अच्छी गुणवत्ता वाला वीर्य का रंग हल्का पीला वह गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है। ये चीज ध्यान रखना, जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला वीर्य होता है उसका रंग थोड़ा हल्का पीला, या अपना इसको कृमि भी बोलते हैं, क्रीम बोलते हैं ना, क्रीम, क्रीम के जैसा कृमि या पीला व गाढ़ा होता है। तो ये चीज समझ में आ गई कंप्लीट आपको। दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कभी भी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये अपने क्या कर लिया, देखिए अपने ये देखते हैं विश्व में, बात करते हैं विश्व में सबसे पहले 1780 में कृत्रिम गर्भाधान हुआ था। कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। अब सर ये कर तो दिया, पर किया किस पशु में था, ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि सर्वप्रथम पहली बार कृत्रिम गर्भाधान किस पशु के अंदर किया गया था। तो दोस्तों देखिए वो होती है अपने बिच, जिसको बोलते हैं कुतिया। क्या बोलते हैं इसको, कुतिया या कुत्ता, जो भी है। नर पशु को तो कुत्ता बोलते हैं, बाकी फीमेल पशु को कुतिया बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बिच बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें किया गया था 1780 में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। और एक किया किसने था, एक वैज्ञानिक का नाम था स्पेन लॉजी, स्पेनलॉजी वैज्ञानिक ने, इस वैज्ञानिक ने इसमें पहली बार कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। इसके बाद में कौन सी जगह में किया गया था, इसके बारे में भी जानकारी जरूरी है। इटली में, कहाँ किया गया था, इटली में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया गया था, 1980 में किया गया था, स्पेनलॉजी वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। उसके बाद बात करें अपन भारत की, सर भारत में कब किया गया था, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान, या मैं शॉर्ट लिख देता हूं आप समझ जाना, AI कहाँ की गई थी, कब की गई थी, 1939 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 1939 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, उस डॉक्टर का नाम क्या था, वो सारी चीज अपन को जाननी है। तो ये ध्यान रखो सबसे पहले तो कि भारत के अंदर, भारत में सबसे पहले कब की गई, 1939 में। कब की गई थी, 1939 में। किसने की थी ये मैं बताऊंगा अभी आपको, कि डॉक्टर, उसका नाम था डॉक्टर संपत कुमारन। क्या नाम था दोस्तों, डॉक्टर संपत कुमारन उसका नाम था। बात करें कि भारत में पहली बार भैंस का बच्चा कब प्राप्त हुआ, कब प्राप्त किया, AI के थ्रू। मैंने बताया कृत्रिम गर्भाधान के थ्रू पहली बार कब बच्चा प्राप्त किया गया, वो आ जाएगा आपका। अभी आपको इसको समझना, ये मत समझना है कि सर मतलब पशु ही पहली बार प्राप्त किया हो, ऐसा नहीं। भारत में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान, मतलब मैं लिख देता हूं यहाँ AI, कृत्रिम गर्भाधान से बच्चा कब प्राप्त किया गया था, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं अभी कि कितने
कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये सारी जानकारी आपको पता रहनी चाहिए। तो ये हुआ था दोस्तों, किसी को पता है आप में से? नहीं है? लो मैं बता देता हूँ कब हुआ था कि 1943 में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। लग गया पता? अब याद रह जाएगा। भारत में पहली बार भैंस का बच्चा कब प्राप्त किया गया था? 1943 में। कहाँ मिला था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कृषि संस्थान था एक इलाहाबाद में, रिसर्च कृषि संस्थान, जिसमें अंदर से प्राप्त किया गया था बच्चा। ये डिटेल्स आप लिख लो, फिर मिटा के मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। वीर्य का भंडारण करते हैं। मान लो अपन वीर्य का भंडारण कैसे करते हैं, देखो। वीर्य का भंडारण, देखो लैब में अपन ने टेस्ट करवा लिया, टॉपिक कंप्लीट हो गया, टेस्ट करवा लिया। टेस्ट के बाद में क्या करेंगे? भंडारण करेंगे। कहाँ करेंगे? लैब में। अब भंडारण किस तरीके से होता है इसका, वो सारी चीज़ें जरूरी है। भंडारण करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? जैसे अपन वीडियो को खुले में रखेंगे, कितने टाइम रख सकते हैं? जैसे कमरे में रखेंगे तो 3 से 4 घंटे रख सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर अपन उसको टेम्परेचर थोड़ा कम करके सर्दियों के दिनों में रखेंगे तो उसको अपन 10 से 12 घंटा रख सकते हैं। मगर उसके अलावा जैसे अपन को लंबे समय तक रखना है तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी तरल नत्रजन की। लंबे समय तक वीर्य को संग्रहित रखने के लिए या वीर्य को भंडारण के लिए हमें तरल नत्रजन की आवश्यकता होती है। किसकी? तरल नत्रजन की। तरल नत्रजन ये क्या होता है सर? दोस्तों देखिए, इसका ये नाम होता है Ln2, मतलब लिक्विड नाइट्रोजन। हिंदी में बोलते हैं तरल नत्रजन। इस गैस का अंदर अपन उसको क्या करते हैं? वीर्य को भंडारण कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल तक कर सकते हैं, कितने भी कर सकते हैं, ये होता है। अब इसमें कैसे कर सकते हैं कि इसका जो टेम्परेचर होता है, तापमान जिसको अपन बोलते हैं, वो होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करते हैं? वीर्य का भंडारण करते हैं। इतनी माइनस जो होती है गैस, ये लिक्विड नाइट्रोजन, इसमें हम इसका भंडारण करते हैं। ये अच्छे से सुरक्षित रहता है, इसके अंदर किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, ना तो ये डेड होते हैं, इसके अंदर शुक्राणुओं की संख्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसको रखने के लिए कितने टेम्परेचर की, देखिए तरल नत्रजन का टेम्परेचर अपन बार बार बात करें इसकी कि इस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लगा लेना यहाँ, इंपॉर्टेंट है। 196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, न कि फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट करोगे आप तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन में दोनों मिलेंगे आपको, -196 डिग्री फ़ारेनहाइट, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा 2 ऑप्शन में कुछ भी डाल देंगे, जितना भी टेम्परेचर होता है उनकी मर्जी से, ठीक है। तो ये हुआ अपना इसकी बात। इसके बाद में क्या होता है, कितना हो गया कि इसको पैकिंग भी करते हैं। भंडारण के समय ध्यान रखेंगे, पैकिंग भी करते हैं। तो पैकिंग कैसे करते हैं, उससे पहले मैं आपको 2-3 लाइन अपनी जो हैं उनके बारे में बता देता हूँ। बाकी चलो बाद में लिखवा दूंगा वो, मैं पहले ये दिखा देता हूँ। पैकिंग 2 तरीके से करते हैं इसकी। ये चल नहीं रहा थोड़ा सही, इसको चलाते हैं। पैकिंग 2 तरीके से करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ। पैकिंग, सीमन की पैकिंग जो होती है वो 2 तरीके से करते हैं। एक तो होती है मिनी स्ट्रॉ, दूसरी होती है मीडियम स्ट्रॉ या स्ट्रॉ, जो भी है, ठीक है। ये 2 तरीके से पैकिंग हो गई इसकी।
पैकिंग होने के बाद में ये देखते हैं थोड़ा सा कि सर ये तो क्या होती है, ये क्या होती है। देखिए दोस्तों, ये पीवीसी की बनी हुई होती है और पीवीसी की जो बनी हुई होती है इसको वो साइज क्या है इसकी उसके बारे में जानना है। इसके अंदर सीमन की मात्रा कितनी डाली जाती है, इसके अंदर सीमन की मात्रा कितनी पैक की जाती है, ये जानना है, बहुत ज़रूरी है। तो देखियो मिनी होती है, इसमें तो 0.25 ml सीमन की मात्रा, किसकी मात्रा, सीमन, इतना सीमन भरा जाता है इसमें। और इसमें कितना भरा जाता है, 0.5 ml। मीडियम के अंदर कितना भरा जाता है, 0.5 ml। और जो मिनिमम होती है मिनी स्ट्रा, उसमें कितना होता है, 0.25 ml। अब देखिए इसकी लंबाई कितना होती है, स्ट्रा की जो लंबाई होती है ऐसे कितनी लंबी होती है, ये होती है 133 सेंटीमीटर, ठीक है, mm में होती है, सॉरी, और ये भी 133 होती है, ठीक है। उसके बाद में सीमन हो गया, इसकी लंबाई हो गई। व्यास कितना होगा इसका, देखिए इसका व्यास होता है 0.4 और इसका व्यास जो होता है 0.2 mm, इतनी होती है। इतनी तो ये मोटी होती है, ये ऐसे समझो आप, ये तो इसकी क्या होती है, मोटाई, और ये इसकी क्या होती है, लंबाई, लंबाई, ठीक है। ये तो इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी मोटाई हो गई। तो इसके अंदर सीमन भरा कितना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। थोड़े दो शब्द याद करने के लिए, मिनी और मीडियम। मीडियम में तो क्या होता है, 0.5 ml होता है, मिनिमम में क्या होता है, 2.5 ml होता है। इसके अंदर क्या होता है, लंबाई कितनी होती है, ये सारी चीजें आ गई। अब देखिए इसकी एक फैक्ट्री सील जो होती है, पहले फैक्ट्री सील लगी हुई होती है और लेबोरेटरी सील को अपन उसकी तरफ से पीवीसी से इसको लैब में क्या किया जाता है, लॉक किया जाता है, जिसमें क्या होता है, कॉटन लगा हुआ होता है नीचे की तरफ, क्या लगा हुआ होता है, कॉटन लगा हुआ होता है। तो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया अपना। इसके बाद में आगे देखिए, आगे क्या होता है, कुछ लाइनें हैं, जैसे मैंने बताया आपको वीर्य कलेक्ट करते हैं, उस समय वीर्य का रंग मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, वीर्य का रंग पीला किस कारण होता है, बताओ, देखो किस कारण होता है, बताओ। वीर्य का पीला रंग किस कारण होता है, राइबोफ्लाविन के कारण होता है। किसके कारण, राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन के कारण क्या होता है, वीर्य का रंग पीला होता है। मैं बात करूं कि वीर्य के अंदर गंध, वीर्य में गंध किसके कारण आती है, एमीन्स के कारण। किसके कारण, एमीन्स के कारण। एमीन्स के कारण क्या होती है, इसमें गंध आती है। वीर्य का जो सबसे गुणवत्ता युक्त होता है, मैंने वो आपको पहले बताया, गुणवत्ता युक्त वीर्य कैसा दिखता है, हल्का पीला दिखता है और गाढ़ा होता है कृमि जैसा, ठीक है। तो ये यहां तक की अपनी बात कंप्लीट होती है। इससे आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से समझो। मैंने आपको समझाने के लिए बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पशु परिचर के लिए, ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, आपसे मात्र टेम्परेचर जो 3-4 मैंने टेम्परेचर लिखाए हैं वही पूछे जाएंगे, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो अब देखो, ये भंडारण का काम तो अपना कंप्लीट हो गया, वीर्य बिल्कुल तैयार है, स्टोर कर लिया, L2 गैस में कर लिया। L2 गैस का तापमान -196 डिग्री होता है। उसके अलावा अब क्या करना है, देखो अब पशु रेडी है, तो उसके लिए अपन को अब ट्रांसपोर्ट के लिए एक यंत्र की जरूरत पड़ती है कि उसको अपन जैसे लैब से कहीं लेके भी तो जाएंगे बाहर, भंडारण तो अपन ने कर लिया, उसके लिए किसकी पड़ती है, उसको बोलते हैं क्रायोकेन जार। एक उपकरण होता है, केटली जैसा होता है, ऐसे ऐसे यहाँ से यूं होता है और ऊपर से इसके ऐसे मुंह होता है, ये केटली जैसा होता है। इसके अंदर गैस भरी हुई होती है L2, इसको बोलते हैं क्रायोकेन जार, क्रायोकेन जार। अब इसकी अलग अलग साइज होती हैं, एक होता है BA3, ये आपके जो पशु चिकित्सालय होते हैं उनमें जो
उपकेंद्र होते हैं उन पे आसानी से मिल जाता है। उपकेंद्रों पे ज़्यादातर यही होता है BA3 जार, इसके ऐसी साइज होती है, इसके अंदर गैस भरी हुई होती है और सीमन इसके अंदर गोबलेट कैनिस्टर वगैरह सारी चीज़ होती है, उनमें सीमन भरा होता है। इसमें स्टोर करके अपन कहीं भी एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो ले जाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, देखो अब आएगी एक अलग से थ्रोइंग विधि। कौन सी विधि आएगी? थ्रोइंग विधि। थ्रोइंग विधि में हम क्या करते हैं, थ्रोइंग विधि ये क्या होती है सर? ये नए नए नाम कहाँ से आ रहे हैं, ये पूछोगे आप थोड़ी देर के लिए मेरे से। देखिए दोस्तों, थ्रोइंग विधि जो होती है, एआई करने से पहले यानी कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले हमें एक बाउल लिया जाता है, जिसको बोलेंगे अपन एक कटोरा लेते हैं, हर कटोरे के अंदर हम एक गर्म पानी करवाते हैं। गर्म पानी करवाते हैं तो थ्रोइंग के समय उस गर्म पानी का टेम्परेचर कितना होता है? थ्रोइंग विधि में गर्म पानी का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम इससे कम ज्यादा करेंगे, मान लो मैंने 37 की जगह 39 कर दिया, 40 कर दिया, मान लो ये कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुक्राणु डेड हो जाएंगे। अगर हम इस सीमन को जैसे उसमें से निकालेंगे और इस पानी के अंदर डालेंगे, क्योंकि क्यों डालते हैं ये बात, ये क्वेश्चन उठता है यहाँ से कि सर इस पानी में डालने की क्या जरूरत है, अपन तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं। डायरेक्ट नहीं रख सकते दोस्तों, क्योंकि -196 डिग्री सेंटीग्रेड से अपने इसको नॉर्मल वे में लाते हैं। तो शीतलता होती है शुक्राणुओं की, जो शुक्राणु जमे हुए होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, सामान्य स्थिति में लाने के लिए इस पानी में क्या किया जाता है, इसको थ्रोइंग किया जाता है। और इस थ्रोइंग करने की विधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जो टेम्परेचर मैं जितने भी बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए। जब याद करोगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन दोगे, तब पता चलेगा इन चीजों का कि इसका। तो ठीक है, इस पानी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट समझना इसको, किसके लिए, कि कृत्रिम जो गर्भाधान करते हैं उसके लिए जो पानी गर्म करवाते हैं, इसको समझना। मैंने लिखा थोड़ा ऐसे ही है, गर्म पानी जो करवाते हैं उसका तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, और अपने कुछ उपकरण की जरूरत पड़ती है। एक फोर्सेप होता है, उसको अपन क्या करते हैं, उसके थ्रू से स्ट्रा को जार में से निकालते हैं। कुछ समय के लिए उसे निकालने से पहले जो जार का मुंह होता है उस गैस में हल्का सा उसे ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद उसमें डालते हैं, उसको निकालते हैं। निकालने के बाद गर्म पानी करवा लिया, गर्म पानी में हम इसको डाल देते हैं, किसको, स्ट्रा को। ठीक है साहब, डाल दी, स्ट्रा डाल दी। अब उसके बाद में हम उसको काटते किधर से, थ्रोइंग विधि में। थ्रोइंग के लिए टेम्परेचर अपन ने जान लिया, अब अपन को एआई करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, कि सबसे पहले हम मादा पशु की योनि को पानी से साफ कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, साफ कर लेंगे। ठीक है, पानी से साफ कर ली, क्योंकि अगर कोई मिट्टी का कण या कुछ भी रह जाता है तो पशु को संक्रमण फैलने की ज्यादा संभावना रहती है। इससे पहले हम एआई करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, पानी गर्म करवा लिया, इसका टेम्परेचर इतना कर लिया, नाप लिया हमने। ये किससे नापते हैं, टेम्परेचर का तापमान किससे नापते हैं, नहीं पता आपको? तापमान नापते हैं दोस्तों थर्मामीटर से। किससे, थर्मामीटर से। ठीक है, तो थर्मामीटर से हमने ये टेम्परेचर फिक्स कर लिया। उसके बाद में हमने वेजाइना साफ कर ली। अब देखो, जो स्ट्रा को हमने बाउल में डाला था, क्या स्ट्रा बोलते हैं, स्ट्रा मैंने समझा दिया आपको कैसे कैसे होती हैं। जो मिनी स्ट्रा अपने ज़्यादा उपयोग में ली जाती है, मीडियम स्ट्रा अपने कम उपयोग में ली जाती है। ठीक है, तो मिनी स्ट्रा जो होती है उसको किस तरफ रखते हैं अपन, जो लैब का जो सील होती है उसको हम नीचे की तरफ रखते हैं। लैब की सील को कितने नीचे की तरफ रखते हैं, और जो फैक्ट्री सील होती है उसको ऊपर से जैसे हम तैयार करेंगे। जैसे मान लो ये आपकी एआई गन है, ठीक है। अब एआई गन के बारे में पढ़ेंगे तो ताकि समझाता हूँ। पहले थोड़ा सा इसमें देख लो आप, बाद में बताता हूँ उसको। सबसे पहले हम मादा पशु की योनि को साफ कर लेंगे, एआई गन। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो, कृत्रिम गर्भाधान
गर्भाधान करने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसे एआई गन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन या एआई गन, ठीक है, एआई गन कहते हैं। देखो अब एआई गन क्या होता है, अब इसके बारे में समझ रहे हैं। पानी गर्म कर लिया, ठीक है। एआई गन की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? मैं यहां लिख देता हूं, नीचे दिख रहा होगा आपको, नहीं तो ऊपर लिख देता हूं यहां। एआई गन की लंबाई 44 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों? 44 सेंटीमीटर। एआई गन की लंबाई कितनी होती है? 44 cm। इंच में बात करेंगे तो इंच में हो जाती है इसकी 18 से 19 इंच, 18 से 19 इंच हो जाती है, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो बैरल होता है और एक पिस्टल होता है, दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं। उनको अपन को ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि उपकरण आपके नहीं है, आपको तो इस टॉपिक से संबंधित बात करनी है ओनली, ठीक है। तो ये गन की लंबाई हो गई, इसको रेडी करते हैं अपन। तो स्ट्रा को किस तरफ से काटते हैं ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि जब अपन गन लोड करेंगे, जैसे सीमन के लिए रेडी करेंगे इसको, तो रेडी करने का अपना टाइम आ गया क्योंकि अपन ने थ्रोइंग कर ली है। थ्रोइंग करने के बाद में क्या करते हैं, जैसे ये गन मान लो मेरे पास, आप समझाने के लिए 2 मिनट के लिए देखो, ये गन है, इसका इधर तो इसका पिस्टन है, इधर इसका बैरल है। तो मैंने ये लगा लिया, जैसे स्ट्रा पानी से निकाली, इसके ऊपर ऐसा नोक होता है, उसमें हम उसको पास करेंगे। किधर की साइड से पास करेंगे? स्ट्रा के 2 मुंह होते हैं, कि तो इधर वाला एक इधर वाला। किससे पास करेंगे? तो लैब वाली जो मुंह होता है, लेबोरेटरी मुंह बोलते हैं इसको, लेबोरेटरी सील लगी हुई होती है, उससे जैसे उधर में कॉटन फंसा हुआ था, उससे हम उसको डालेंगे, ठीक है। डालने के बाद ऊपर क्या करते हैं, फैक्ट्री सील से जो लॉक होता है उसको हम काट देते हैं। काटने के बाद में उसके ऊपर एक सीट आती है, प्लास्टिक की बनी हुई होती है, उस सीट को लोड करते हैं। सीट को लोड करने के बाद में क्या करते हैं हम, जो अपना बायां हाथ होता है उसको गुदा मार्ग में डालते हैं। बायां हाथ होता है कहाँ डालते हैं? गुदा मार्ग में डालते हैं। और जो दायां हाथ होता है उसे हम एआई गन को वेजाइना में डालते हैं। वेजाइना के थ्रू हम क्या करते हैं, सीमन को सर्विक्स के मिड भाग में छोड़ देते हैं या ग्रीवा के मिड भाग में छोड़ देते हैं। अपना एआई का कार्य संपूर्ण हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया कि गन का कितना कितना क्या हुआ, सारी चीज अपन ने देख ली है। उसके बाद में ये लाइन जरूर ध्यान रखनी है आपको कि एआई करते समय हमें स्ट्रा काटने का विशेष ध्यान होना चाहिए। विशेष ध्यान रहे कि हम उसे फैक्ट्री सील से काटें। फैक्ट्री सील की तरफ से काटें, ये अपना एआई का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस तरीके की जो सारी चीज़ मैंने बताई आपको वो विशेष ध्यान रखनी है। और एआई करने समय जो निम्न बातें ध्यान रखी जाती हैं वो बातें मैं आपको भी बता रहा हूँ कि एआई करते समय कौन कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। कि टेम्परेचर अगर आप ना मान लो, मैंने बताया 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसमें 38 हो गए तो शुक्राणु की क्या हो जाएगी, शुक्राणुओं की डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? शुक्राणु खत्म हो जाएंगे और एआई करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। पशु दोबारा से हीट में आएगा, प्रजनन नहीं रुकेगा, ठहरेगा। और क्या क्या बातें को विशेष ध्यान रखना पड़ता है वो भी आप जान लो कि जो प्रजनन करते समय या कृत्रिम गर्भाधान करते समय क्या करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले अपन उसकी डायग्नोसिस करते हैं कि ये पशु पहले से गर्भित है या नहीं।
उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। क्या चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि पशु AI से पहले पशु का पीडी कर ली जाती है। कैसे? मैंने बताया पीडी का मतलब क्या हुआ, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, गर्भ परीक्षण जिसको बोलते हैं अपन, गर्भ परीक्षण, क्या बोलते हैं, गर्भ परीक्षण। AI करने से पहले ये जरूर कर लेना चाहिए, कई बार क्या होता है पशु प्रजनन होता है या गर्भ धारण किए हुए होता है और हम उसमें दोबारा से AI कर देते हैं तो वो मिसकरेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है पशुपालक का, पशु का भी साथ में नुकसान होता है, इन्फेक्शन फैल जाता है, कई सारी बीमारी है। उससे ज़्यादा और किस बातों का ध्यान रखते हैं कि पशु जो जिसका अपन कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं वो पशु उसे योग्य है या नहीं है, उम्र कितनी है, उसका वजन कितना है, वजन कहीं ज़्यादा तो कम तो नहीं पड़ रहा है। जैसे मान लो किसी पशु का 150 kg वजन है कि सर कृत्रिम गर्भाधान करना है, इसको प्रजनन करना है हमें, तो ये हम नहीं कर सकते क्योंकि इसकी क्षमता नहीं है, प्रजनन की क्षमता इसकी नहीं है, इस समय में हम इसको नहीं कर सकते। किसी पशु को मान लो 1 वर्ष हुई है और उसका वजन 200 kg हो गया, नहीं कर सकते हम, इसमें हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो अयोग्य है, प्रजनन के अयोग्य होता है। इसलिए हम बहुत सारी ऐसी बातें हैं छोटी छोटी, ये आपके नोट्स लाइक यहाँ से क्वेश्चन बनने की कम संभावना है, मगर ये आपको समझने के लिए मैंने लिखवाई है कि AI करते समय जो ध्यान रखने वाली सावधानियां हैं उनका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखो, ये चीज़ तो अपनी कंप्लीट हो गई, टेम्परेचर के बारे में जान लिया, थ्रोइंग के बारे में जान लिया अपन ने, AI गन के बारे में जान लिया, फैक्ट सील के बारे में जान लिया, और भी थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ। 1 मिनट मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो अब देखिए, अब एक चीज़ और अपने दिमाग में आ रही होगी कि सर ये तो ठीक है, पर थोड़ा सा ये एक चीज़ और बता दो कि कौन सा पशु कितना वीर्य स्खलित करता है एक बार में। आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही होगी ना दिमाग में कि सर ये चीज़ तो आपने बता दी, और कौन सा पशु। दोस्तों एक भी चीज़ नहीं छूटेगी आपकी, जो इंपॉर्टेंट है मैंने सारी करवा दी है, फिर भी इसमें कुछ लाइनें हैं जो अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह मिलेंगी आपको, और मैं बता देता हूँ, बोल के आपको जरूर बता देता हूँ। जैसे आपको कृत्रिम जो सीमेन कलेक्शन की जो होती है प्रक्रिया, विधि जिनको बोलते हैं अपन, वही सीमेन कलेक्ट करना है अपन को, तो वो होती है किस टाइप से होती है, उसकी 3 विधि होती हैं। एक तो अपन करते हैं, मैंने बताया आपको, कृत्रिम योनि के द्वारा। इस कृत्रिम योनि में तो हम क्या करते हैं कि डम्मी का आउल लेते हैं, उसके ऊपर पशु को बेवकूफ बना के चढ़ा दिया जाता है और उससे सीमेन कलेक्ट कर लेते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोड जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक होता है, उसका टेम्परेचर को जो नर पशु होता है उसकी गुदा में डाला जाता है, और उस गुदा में डालने के बाद उसका टेम्परेचर इतना किया जाता है जैसे मादा पशु की वेजाइना का टेम्परेचर होता है, उसके बराबर करने के बाद में कामो इच्छा करती है और सीमेन कलेक्शन हो जाता है। एक होता है जो रेक्टम में हम हाथ डालते हैं, हाथ डालने के बाद में जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं उनको हम पाल्पेशन करते हैं, मतलब उसको महसूस करते हैं या उन पर थोड़ी मालिश करते हैं। तो और बात कहें तो किस तरीके से, जैसे मास्टरबेशन उसको बोल सकते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, उसको अपन फील करके उस पर थोड़ी मालिश की जाती है, उसके बाद में उसकी काम इच्छा जग जाती है और जगने के बाद में सीमेन कलेक्ट कर लेते हैं। ये विधि है, ये ज़्यादा विशेषकर नहीं है, कुछ भी इसमें क्वेश्चन बनने लायक नहीं है, पर ये जरूर देख लो कि किस पशु में एक बार में कितना वीर्य स्खलित होता है, ये देख लो थोड़ा सा ना। इस थोइंग को तो मिटा देता हूँ। बात करें गाय या भैंस, यहां बात करूं मैं बकरा या बकरी, बकरा या मेंढा। भेड़ के नर पशु को मेंढा बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। और सुअर भी बता ही देता हूं, घोड़ा, ठीक है। यही बेसिकली आपके ज़्यादातर यही पशु आते हैं। तो देखो एक बार में स्खलित किया हुआ वीर्य, एक बार में स्खलित वीर्य, एक बार में स्खलित वीर्य की मात्रा
कितनी होती है, देखो गाय भैंस के अंदर होती है 5 से 8 ml, ठीक है दोस्तों। बकरा या मेंढा के अंदर होती है 1 से 2 ml, विशेषकर तो 1 ml ही होता है, पर कई कई जगह बता दिया जाता है 1 से 2 ml, मान लो आप इसको, ठीक, 1 से 2 ml। अब बात करेंगे सुअर की, तो सुअर में कितना होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा होता है। देख के अचंभा हो रहा होगा ना कि सर ये इतना सारा, एक बार में 250 ml वीर्य स्खलित करता है, कौन, सुअर सबसे ज्यादा करता है दोस्तों। सबसे ज्यादा वीर्य स्खलित करने वाला पशु कौन सा है, सुअर। अब बात करें घोड़े की, तो घोड़े में होता है अपने 1 to 5, ये घोड़े में होता है दोस्तों। लग गया पता, गाय भैंस के अंदर वीर्य की मात्रा 5 से 8 ml, बकरा व मेंढा के अंदर 1 से 2 ml, सुअर के अंदर 250 ml, घोड़े के अंदर 125 ml, ये वीर्य की मात्रा होती है इसमें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें आराम से बेसिकली याद रह जाएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझाया है, और बाकी आपको समझा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन अगला टॉपिक देखेंगे।